जय हिंद। ये जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और राज्यों के जो भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं उनमें करंट अफेयर्स आते हैं और मैं करंट अफेयर्स और क्या बोलते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक बुक है जो कि अलंकृता पब्लिकेशन का है, हमारे अंकित अवस्थी सर जी का। उसी बुक से मैं सोच रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ, तो देखेंगे आप। देखिए, जो इनोवेशन फॉर यूडीजी बुक लॉन्च किया गया है वो किस आयोग ने मतलब लॉन्च किया, तो नीति आयोग ने। देखिए, इस बुक के बारे में जानते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डीजी यानी डिजिटल बुक लॉन्च की है। इस डीजी बुक में फोकस क्षेत्र जो है हेल्थ केयर है। विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की एक पहल है। डीजी बुक को आगामी उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में सेवा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, ताकि भारत में कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए रचनात्मक और कल्पना के मार्ग पर काम किया जा सके। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम नवाचारों और उद्यमियों को सबसे आगे लाने के लिए प्रदर्शित करना भी है। देखिए, नीति आयोग की डीजी बुक के बारे में और कुछ जान लेते हैं। नीति आयोग ने डीजी बुक लॉन्च की है क्योंकि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। डीजी बुक 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन है। इन स्टार्टअप्स को देश भर के अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स में इनक्यूबेट किया गया है। ये स्टार्टअप एआई, आईओटी, आईसीटी और अन्य जैसे अग्रणी तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं, ताकि एनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, नवजात और बच्चे की देखभाल और मानव जीवन का निगरानी जैसी समस्याओं के सामाजिक रूप से प्रासंगिक समाधान प्रदान किए जा सके। इसके लिए इस इनोवेशन फॉर यूडीजी बुक लॉन्च की गई है। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। देखिए, 75वां इन्फेंट्री दिवस यानी पैदल सेना दिवस। देखिए, हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय आर्मी ने 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। यह दिवस 1947 के बाद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरवेज पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना के बुरे मंसूबों को विफल करने में सफल रही। इस बटालियन को युद्ध की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय आर्मी की सबसे बड़ी लड़ाकू बटालियन है। यह भारतीय आर्मी की रीढ़ की हड्डी भी है। इसके जवान युद्ध में सबसे आगे खड़े होते हैं। इस बटालियन के जवानों ने फिटनेस, आक्रामकता और अनुशासन के आवश्यक बुनियादी गुण भी रखते हैं ये। देखिए, प्रथम कश्मीरी युद्ध के बारे में जानते हैं। 1947 में हो रखा था। स्वतंत्रता के लगभग तुरंत बाद से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तानी शासन कश्मीर पर नज़र लगाया था। इसकी इच्छा वहाँ की बड़ी मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान में शामिल करके उन्हें पाकिस्तान का नागरिक बनाने की थी, लेकिन राजा हरि सिंह ने इसे साफ मना कर दिया। इसे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा और वो अपनी तरह से कश्मीर पर कब्जा करने की जुगत लगाने लगे। कश्मीर के महाराजा की भारत या पाकिस्तान में से किसी भी राष्ट्र के साथ विलय की अनिच्छा के बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के कुछ हिस्सों में आदिवासी आक्रमण प्रायोजित करवाया गया। इसके लिए पाकिस्तान ने एक नापाक चाल चली और अपने कबायली पठानों को कश्मीर में घुसपैठी बनाकर भेजने की योजना बनाई। कबायलियों की एक फौज ने 24 अक्टूबर 1947 को तड़के सुबह कश्मीर में प्रवेश करी। महाराजा हरि सिंह को जब पाकिस्तान की इस चाल के बारे में पता चला तो उन्होंने भारत और लॉर्ड माउंटबेटन से कश्मीर की मदद करने की याचना की, लेकिन भारत की तरफ से उनको कहा गया कि जब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है तो भारत की सेना कश्मीर की मदद कैसे कर सकती है, और महाराजा हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय के एकतरफा संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया, पर पाकिस्तान को यह संधि कभी भी स्वीकार नहीं हुई। इस संधि के तुरंत बाद ही भारतीय सेना को आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए श्रीनगर भेजा गया। इस दल में जनरल थिमैया भी शामिल थे, जिन्होंने इस कार्यवाही में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की और बाद में भारतीय सेना के प्रमुख बने। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने
पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और इस तरह कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा। 1948 ईस्वी के अंत में नियंत्रण रेखा पर लड़ रहे सैनिकों की में असहज शांति हो गई, जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के मध्य कश्मीर में उत्पन्न हुआ तनाव कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त न हो पाया। देखिए, इन्फेंट्री के बारे में जानते हैं। इन्फेंट्री या पैदल सेना सेना की एक सामान्य शाखा है जो पैरों पर सैन्य युद्ध में जुड़ी होती है। इस शाखा के सैनिक दुश्मन के साथ काफ़ी करीब से लड़ते हैं। इस कारण यह शाखा काफ़ी फिजिकल फिटनेस की मांग करती है। इन्फेंट्री अधिकांश देशों में सभी सशस्त्र बलों का एक बड़ा हिस्सा बनाती है और आमतौर पर युद्ध में सबसे बड़ा खामियाजा इसी टुकड़ी को भुगतना पड़ता है, जैसा कि हताहत, वंचितों या शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव से इसको मापा जा सकता है। देखिए, भारतीय थल सेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय थल सेना की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 से हुई थी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्व पूर्व सेवा या सर्विस बिफोर सेल्फ है। भारतीय थल सेना बाहरी तथा अंतरिक्ष खतरों से देश की रक्षा करती है तथा देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु देश में शांति सुनिश्चित करती है। भारतीय थल सेना में 12 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक कार्यरत हैं अभी तक। अब आइए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 में कब मनाया गया है? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है। वार्षिक कार्यक्रम उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, जो 31 अक्टूबर को होता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय स्वतंत्र भारत, अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य लोक सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है और भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारणों और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूक करना है। इस सतर्कता जागरूकता आयोग का क्या है? यही उद्देश्य है। आइए अब राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष महान नेता की 146वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कितना? 146वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने भारतीय संघ को बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। स्वतंत्रता के समय उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में भी कड़ी मेहनत करी थी। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता। भारत को एकीकृत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनके विशाल योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकीकरणकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारत के लोगों में एकजुट होकर रहने का अनुरोध भी किया। उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना भी करी थी। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया है। तो ये रहा उनसे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है।
15 नवंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह तारीख श्री बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के बारे में आइए जानते हैं। जनजातीय गौरव दिवस बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए उनके बलिदान को समर्पित है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए अब से हर साल यह दिवस मनाया जाएगा। यानी इस साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी भारत के मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब आइए, रमेश पोखरियाल ने पीएम मोदी को अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए गिफ्ट की। रमेश पोखरियाल निशंक की जो किताब है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये किताब रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएम मोदी को भेंट की। आइए इस बुक के बारे में जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की। पुस्तक पोखरियाल द्वारा लिखी गई है जब वह दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से जूझ रहे थे। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस के बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति सप्ताह करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका अनुमान प्रत्येक 10 मामलों में केवल 1 में जताया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट का इतिहास के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नवंबर को महासभा के प्रस्ताव A/RES/68/163 के जरिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। इस प्रस्ताव में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे मौजूदा संस्कृति को लागू करने के लिए निश्चित उपायों को लागू करें। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में चुनी गई थी। यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। प्रमुख इसके जो कौन है अभी, आंद्रे ओजोले हैं। स्थापना कब हो रखा था इसका, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हो रखा था। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में जानते हैं। अमित रंजन द्वारा लिखित रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग पर एक पुस्तक, क्या है ये? अमित रंजन ने जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडरर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक जॉन लैंग के जीवन, उनके कारनामों और साहित्यिक कार्यों के बारे में है। वह एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और वकील थे जो 19वीं शताब्दी में भारत में बस गए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई मामले लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके झांसी के राज्य के अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व भी किया था। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर, इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। 2018 में वैश्विक स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले थे, जिनमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक स्तर पर 9.5 मिलियन के मुकाबले भारत में लगभग 0.8 मिलियन कैंसर से मौतें हुई थी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2021, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। 7 नवंबर 2014 को पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की थी कि 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कैंसर
जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के योगदान को उजागर किया जा सके, जो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रोल मॉडल है और कैंसर से जो कैंसर से लड़ रहे हैं उनके लिए ये रोल मॉडल साबित होगा। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। देखिए 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन के इतिहास के बारे में जानते हैं। 11 अक्टूबर 1987 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था, जबकि यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 5 दिसंबर 1995 को समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानून सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था। अब आते हैं अगला प्रश्न, विश्व विज्ञान दिवस 2021 और इसके थीम के बारे में जानते हैं और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह दिन समाज में विज्ञान की भूमिका और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस और चर्चा में जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है कि नागरिकों को विज्ञान के विकास के बारे में जानकारी हो। यह उल्लेखनीय नाजुक ग्रह के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने और हमारे समाज को अधिक टिकाऊ बनाने में वैज्ञानिकों द्वारा निभाई गई भूमिका को नोट करता है। इस दिन को मनाने की जो प्राथमिकता है और इसका उद्देश्य क्या है, तो हर पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विज्ञान को समाज के करीब लाना। इस दिवस का थीम क्या है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। जलवायु तैयार समुदायों का निर्माण, यह इस दिवस का थीम था। इस दिन के इतिहास के बारे में जानते हैं। यूनेस्को ने 2001 में इस दिन की घोषणा की थी। इसके बाद यूनेस्को के तहत 10 नवंबर 2002 को दुनिया भर में शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दिन की स्थापना 1999 में बुडापेस्ट में विज्ञान पर विश्व सम्मेलन का सकारात्मक परिणाम था। इसने दुनिया भर में विज्ञान के लिए कई ठोस परियोजनाएं, कार्यक्रमों और वित्त पोषण उत्पन्न किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विश्व विज्ञान दिवस की तर्ज पे भारत हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। यह सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद दिलाता है। रमन प्रभाव के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। आइए अगला प्रश्न के बारे में जानते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए कार्रवाई करने के लिए हर साल 12 नवंबर को दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 2021 एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। बचपन के निमोनिया और मौतों को रोके जा सकने वाले बोझ को समाप्त करने के लिए कुछ आवश्यक कदम के बारे में जानते हैं। छोटे बच्चों के प्रमुख हत्यारे निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। दूसरा, निमोनिया को रोकने और इलाज के लिए हस्तक्षेपों को मजबूत और तेज बनाए रखना। व्यापक निमोनिया रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम तक समान पहुंच और वितरण पर ध्यान देना। उपलब्ध हस्तक्षेपों तक उनकी पहुंच में सुधार करने के लिए कठिन से कठिन आबादी तक पहुंच बढ़ाना। निमोनिया के बोझ को कम करने के लिए नवीन कार्य नीतियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान करना। देखिए, विश्व निमोनिया दिवस का इतिहास क्या रहा है। यह दिवस 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया था। तब से इस दिन ने दुनिया को बीमारी के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए एक वार्षिक मंच प्रदान किया। निमोनिया से संबंधित विभिन्न आयोजनों और गतिविधियों के माध्यम से पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है।
मैं ये जो प्रयास किया हूँ आपको कैसा लगा है आप बताएंगे। अगर ये ऐसा रहा तो मैं रेगुलर आपको 10-10 क्वेश्चंस करके और इसको मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैं आपको बता दिया करूँगा और आप कमेंट करेंगे तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।